प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को भली भांति पता है कि स्मार्ट पीएससी एकेडमी द्वारा प्रति मंथ करेंट अफेयर का क्लास लाया जाता है, जिसमें से हम लोग छत्तीसगढ़ के जो करेंट अफेयर घटी हुई थी जनवरी मंथ का, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके के साथ कवर किए हैं जी। साथ ही साथ हम लोग फरवरी मंथ का भी करेंट अफेयर कवर किए हैं, जिसमें से आप लोगों का प्यार बहुत ही हमें मिला है जी, स्नेह मिला है और साथ ही साथ हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इस वजह से हम लोग प्रेरित होकर फिर से अगले मंथ का मार्च मंथ का करेंट अफेयर लाए हैं, जिसमें से इस मार्च मंथ में जो भी प्रमुख घटना घटी है, चाहे वो बजट हो, चाहे वो प्रांतीय राज्य सम्मेलन हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय महिला मणि हो, अंतर्राष्ट्रीय बोल दिया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ पे महिला मड़ई का आयोजन किया गया था। ठीक है, चाहे वो महोत्सव हो, भोरमदेव महोत्सव हो, चाहे वो बलौदा बाजार का नाम परिवर्तन हो, उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे कि किस घटना में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बनने की संभावना है जी। छत्तीसगढ़ में जितने भी आगामी एग्जाम हो, चाहे वो एडीओ हो, चाहे वो एसआई हो, पुलिस हो, आरक्षक हो, इन सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण है करेंट अफेयर की क्लास। एक महत्वपूर्ण अदा निभा करती है साथियों, क्योंकि प्रति जो वन डे एग्जाम होते हैं उसमें प्रति वर्ष इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती ही है। हर एग्जाम में 4 से 5 अंक के करेंट अफेयर की क्लास क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है साथियों। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो घटित घटना घटी है उसको हम लोग अध्ययन करते हैं और पहले क्वेश्चन का हम लोग श्री गणेश करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग 8वां जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ है वो उनकी तिथि क्या है, इसके बारे में पूछा गया है पहला क्वेश्चन। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग ये क्या है, एक आयोग है। क्या है, एक आयोग है जिसका क्या हुआ है, प्रांतीय सम्मेलन हुआ है। ये जो सम्मेलन हुआ है ये कौन से क्रम का है जी, क्रम कौन सा है, तो ये क्रम है 8वें क्रम का। कौन से क्रम का है, 8वें क्रम का प्रांतीय सम्मेलन हुआ है। ठीक है, जिसकी तिथि से प्रश्न पूछा गया है, किसे तिथि से प्रश्न पूछा गया है और इसकी तिथि क्या है जी, 1 मार्च से 2 मार्च तक क्या हुआ है, सम्मेलन हुआ है। 2025 को क्या हुआ है, प्रांतीय सम्मेलन हुआ है जी। इसके स्थान से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि किस स्थान में यह सम्मेलन हुआ है, तो रायपुर में हुआ है जी। कहां पे, रायपुर में यह सम्मेलन हुआ है। ठीक है साथियों, ये हो गया। ये जो सम्मेलन हुआ है क्या है, ये जो सम्मेलन हुआ है इनका कोई सचिव तो होगा, छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग का कोई ना कोई सचिव तो होगा। तो सचिव कौन है जी, छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के सचिव कौन है, तो सचिव का नाम याद रखना है डॉक्टर अभिलाषा बेहार। किसे याद रखना है, डॉक्टर अभिलाषा बेहार। क्या याद रखना है, सचिव का नाम है, छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग का सचिव का नाम है डॉक्टर अभिलाषा बेहार नाम है। क्या नाम है, डॉक्टर अभिलाषा बेहार नाम है जी। ठीक है, इस सम्मेलन में क्या हुआ है साथियों, इस सम्मेलन में जो मुख्यमंत्री थे, कौन थे जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इसमें आप लोगों को विशेष रूप से याद रख लेना है, जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ है उसमें विष्णुदेव शाह द्वारा, श्री विष्णुदेव, श्री लगा देते हैं भाई, हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव शाह द्वारा 11 साहित्यकार, कौन है जी, 11 साहित्यकारों को क्या किया गया है, 11 साहित्यकारों के पुस्तकों का विमोचन किया है। क्या किया गया है, विमोचन किया गया है जी। ठीक, कितने पुस्तक किए गए हैं, कितने, 11 साहित्यकारों की पुस्तकों का क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। अब इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा इस सम्मेलन से, देखिए पहला प्रश्न, कौन से क्रम का प्रांतीय सम्मेलन हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग का 8वें क्रम का। दूसरा प्रश्न, किस तिथि में आयोजित किया गया है, तो तिथि है 1 मार्च से 2 मार्च 2025 तक। और तीसरा प्रश्न, किस स्थान पर छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रांतीय सम्मेलन किया गया है, रायपुर में। चौथा प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग का
सचिव कौन है जी? डॉक्टर अभिलाषा बेहार। और क्या प्रश्न पूछेगा? विशेष रूप से याद रखिए कि इस सम्मेलन में श्री विष्णुदेव साय द्वारा, जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इसके द्वारा 11 साहित्यकारों की पुस्तकों का क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। ठीक है, तो 5-6 प्रकार के एक एक्टिविटी, एक घटना से क्या होगा? प्रश्न बनते हैं जी। ठीक है, इसी प्रकार के हम लोग सभी प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही हम देख लेते हैं भाई। क्या प्रश्न पूछा गया है? 8वां प्रांतीय सम्मेलन 2025 की तिथि है। तो 25 की तिथि क्या है जी? अभी हम लोग पढ़े हैं साथियों। ए है 1 अप्रैल बोल रहा हूं, 1 मार्च 2025 से लेकर 2 मार्च 2025 तक क्या है? इसका तिथि है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य आयोग का सचिव कौन है जी? तो छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग का सचिव कौन है जी? श्री विष्णुदेव साय है क्या? ना जी ना, ये तो हमारे छत्तीसगढ़ का सीजी का मुख्यमंत्री है जी, मुख्यमंत्री है। ये तो नहीं है। डॉक्टर अभिलाषा बेहार, जी हाँ, यही क्या है? यही तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग का क्या है जी? सचिव है। श्री रमन डेका, श्री रमन डेका क्या है जी? हमारे यहाँ के राज्यपाल हैं। क्या है? राज्यपाल है। श्री विजय शर्मा जी, अब ये विजय शर्मा जी की बात की जाए तो ये क्या है जी? ये है गृह मंत्री। कौन है जी? गृह मंत्री है, जो कि अभी वर्तमान में क्या है? उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। इसके साथ ही साथ एक और मुख्यमंत्री है जी, एक उप मुख्यमंत्री है, अरुण साव, अरुण साव जी। ठीक है, ये है। तो ये है। इस प्रश्न का सही आंसर आपको पता चल गया, डॉक्टर अभिलाषा बेहार है साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग सम्मेलन 2025 में कितने किसने 11 साहित्यकारों की पुस्तकों का विमोचन किया है? तो किसने किया है साथियों? श्री विष्णुदेव साय ने किया है। किसने किया है? श्री विष्णुदेव साय ने किया है, जो कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का ओर बढ़ते हैं। तो फिर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत कब किया गया है? अब बजट प्रस्तुत किया है, इसके बारे में पूछ लिया गया। अगला प्रश्न क्या पूछेगा? किसने प्रस्तुत किया है? किसने प्रस्तुत किया है? किस तिथि में प्रस्तुत किया है? इसके अलावा बजट से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है? बजट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बजट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए हम लोग बजट के अगले वीडियो बनाएंगे। बजट से ही रिलेटेड अगला वीडियो बनाएंगे हम लोग। बजट से जो अभी हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें जो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनसे तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे अगले वीडियो में ही। ठीक है, बजट में भी मैं क्या कर रहा हूं? इसके लिए मैं एमसीक्यू सेक्शन तैयार कर रहा हूं साथियों। ठीक है, तो बजट से उतना ज्यादा यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बजट का एक अलग सेक्शन हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो बजट से एक ही दो क्वेश्चन हम लोग रखेंगे। देखिए, अगर बजट की बात आती है तो बजट का प्रस्तुत कब किया गया है, ये पूछ रहे हैं। तो बजट कब प्रस्तुत किया गया है, ये पहले हम लोग सवाल में क्या याद रखना है कि बजट प्रस्तुत किसने किया है, बजट कब प्रस्तुत हुआ है। और ये जो बजट है, हमारे यहाँ का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था जी? हस्तलिखित बजट था। क्या था? हस्तलिखित बजट था। ये जो बजट है, सबसे पहली बात, बजट है वो 3 मार्च 2025 को क्या किया गया है? प्रस्तुत किया गया है। और प्रस्तुतकर्ता कौन है? प्रस्तुतकर्ता कौन है जी? तो प्रस्तुतकर्ता है हमारे यहाँ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी। ओपी चौधरी है। ठीक है, ओपी चौधरी क्या है जी? हमारे यहाँ के वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री है, इस वजह से ये क्या करेंगे? बजट प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ये जो बजट प्रस्तुत किए हैं इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, ये क्या था जी? ये हस्तलिखित बजट था। क्या था? हस्तलिखित बजट था। हस्तलिखित बजट था। और ये हस्तलिखित बजट था, इस वजह से ये छत्तीसगढ़ का प्रथम हस्तलिखित बजट है। क्या है? हस्तलिखित बजट है। क्या है जी? हस्तलिखित बजट है। ठीक, ये याद रखना है, जो कि कंप्यूटर टाइपर के बजाय अपने स्वयं हाथों से क्या किया है? लिखा है जी।
ठीक है, ये लिखे हैं तो कितने पृष्ठ का ये बना है, तो पृष्ठों की संख्या की बात की जाए, इसकी पृष्ठों की संख्या की बात की जाए तो इसको पृष्ठों की संख्या आपको देखने को मिलेगा कितना, 100 पृष्ठ। कितना देखने को मिलेगा, 100 पृष्ठ देखने को मिलेगा। तो बजट से बस आपको इतना ही याद रखना है। बजट के लिए हम लोग अगले सेक्शन में अच्छे तरीके के साथ हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसमें हम लोग बजट को कवर करेंगे साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया है, तो किसने प्रस्तुत किया है, ओपी चौधरी ने किया है। किसने किया है, ओपी चौधरी ने किया है, श्री ओपी चौधरी ने किया है। ये ओपी चौधरी क्या है जी, हमारे यहाँ के वित्त मंत्री हैं। वही विजय शर्मा और अरुण साव की बात की जाए तो ये क्या है, उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं साथियों। ठीक है, चरणदास महंत की बात की जाए तो चरणदास महंत कौन है, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या है, नेता प्रतिपक्ष है। क्या है जी, नेता प्रतिपक्ष है। ये क्या है, ओपी चौधरी वित्त मंत्री है। कौन है, वित्त मंत्री है। ठीक, ये हो गया। सभी का हम लोग डिस्कस अच्छे से करते जाएंगे। तो यह सेक्शन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपको यह सेक्शन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, छत्तीसगढ़ में महिला मड़ई 2025 आयोजन कब किया गया था, तो कब किया गया था साथियों, तो इसे हम लोग देखते हैं। ए ऑप्शन है 2 से 8 मार्च 2025, 3 से 8 मार्च 2025, सी ऑप्शन है 5 से 8 मार्च 2025, डी ऑप्शन है 4 से 8 मार्च 2025। तो देखिए चित्र में देखिए ये क्या है, ये बैनर छपा हुआ है जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक क्या है जी, 4 मार्च से लेकर प्रति वर्ष 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक 4 मार्च से लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक क्या किया जाएगा, महिला मड़ई का क्या किया जाएगा, महिला मड़ई का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये जो महिला मड़ई का आयोजन है ये 4 मार्च से लेकर, कब से लेकर, 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक चलता है साथियों। कहां पे चलेगा, साइंस कॉलेज ग्राउंड, कहां के, रायपुर के, कहां के, रायपुर के। स्थल पे पूछ लेगा तो भी आप लोग बता दीजिएगा, कौन सा, साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर के। ठीक है, इसमें केंद्र बिंदु क्या था, छत्तीसगढ़ महिला समूह, जो महिला समूह है, स्व सहायता समूह है, उसके द्वारा जो उत्पादित किए गए वस्तु हैं उनके विक्रय के लिए क्या किया गया है, यह महिला मड़ई का आयोजन किया गया है। तो उत्पादित सामग्रियों को विक्रय करने के लिए वहां जैसे कि हस्तशिल्प वस्तु, बैंक खाद्य सामग्री, कपड़े, अन्य सामग्री का विक्रय प्रदर्शनी किया गया है। क्या किया गया है, प्रदर्शन किया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ीय परंपरा व्यंजनों का भी स्टॉल लगाया गया था। महिला सशक्तिकरण आधारित छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई है जी। ये क्या थे, ये थे महिला मड़ई के संदर्भ में। इस प्रकार से बहुत सारे इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो प्रश्न पूछे जाएंगे जिसे हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, हमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये जो महिलाओं हैं, ये क्या है, ये जो महिलाएं हैं ये उत्पादित विक्रय को क्या करेंगे, प्रोत्साहन दिलाने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर रखते हुए श्री विष्णु देसाई द्वारा क्या किया गया है, महिला मड़ई का आयोजन किया गया था जी। तो छत्तीसगढ़ में मार्च माह में किया गया था। तो कब किया गया था, आयोजन तिथि कब था, तो 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक उत्पादन ये क्या किया गया है, महिला मड़ई का आयोजन किया गया है साथियों। ठीक है, किस स्थल पे, रायपुर में। तो इसे हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यही था कि छत्तीसगढ़ में महिला मड़ई 2025 आयोजन कब किया गया, तो कब किया गया है, 4 मार्च से 8 मार्च तक किया गया है जी। कब से कब तक, 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक किया गया है। 8 मार्च को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महिला मड़ई 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, अभी हम लोग देखें जस्ट, कहां पे, रायपुर में साथियों, कहां पे, रायपुर में। भोराम देव में तो अभी हम लोग मार्च माह में क्या देखेंगे, भोराम देव महोत्सव देखेंगे। और भोराम देव महोत्सव जब देखेंगे तब उसमें आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी बताऊंगा जी। हम लोगों को यहाँ महोत्सव तो हुआ ही है,
नाइट में बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा सा प्रोग्राम हुआ है जी। अब अच्छा सा प्रोग्राम किस वजह से हुआ है, ये मैं अगले 2 दिन के बाद मुझे पता चला है कि रात में भी अच्छा सा प्रोग्राम हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम हुआ है, अच्छा प्रोग्राम हुआ है, उसको आप लोगों को बताऊंगा। फुर्सी तोड़ प्रोग्राम हुआ है, उसको मैं आगे बताऊंगा। तब तक आगे हमारे वीडियो में बने रहिए कहानी सुनने के लिए। ठीक है, अगले हम लोग बात करते हैं साथियों, अगले क्वेश्चनों की ओर। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी घर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी घर क्या है? पहला पक्षी घर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ए ऑप्शन है जगदलपुर, बी ऑप्शन है कंवरधा, सी ऑप्शन है परसदा, डी ऑप्शन है बिलासपुर। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो पक्षी क्या है, छत्तीसगढ़ में जो पहला पक्षी घर स्थापित किया गया है, ये आप लोगों को चित्र में भली भांति दिख रहा है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी घर है। क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी घर है, जिसका स्थापना किया गया है कहां पास? परसदा में किया गया है। कहां पे? परसदा में किया गया है। और परसदा कहां पे है जी? परसदा है रायपुर में। कहां पे है? रायपुर में है। ठीक है, किसके द्वारा यह निर्माण किया गया है? कितने फीट का निर्माण किया गया है? पक्षियों की क्षमता कितनी है इस घर में? किसके द्वारा यह निर्माण कार्य किया गया है? इन तमाम क्वेश्चनों को हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही सब प्रश्न है जो बनता है करंट अफेयर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी घर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ठीक, कहां पे? परसदा रायपुर में। कहां पे? परसदा रायपुर में स्थापित किया गया है। दूसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़ का जो पक्षी घर है वो किस नंबर का है? पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है? दूसरा प्रश्न घुमा घुमा कर पूछेगा यही। जो छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी घर है वो किस स्थान पे, किस जिले में स्थापित किया गया है? किसके द्वारा यह स्थापित किया गया है? तो किसके द्वारा अगर पूछे, द्वारा अगर पूछे तो क्या याद रखना है? द्वारा के अंतर्गत गौ सेवा समिति। किसके द्वारा? गौ सेवा समर्पण समिति द्वारा यह क्या किया गया है? यह स्थापित करवाया गया है। किसके द्वारा? गौ सेवा, गौ सेवा समर्पण समिति। इसके द्वारा गौ सेवा समर्पण समिति द्वारा क्या किया गया है? पक्षी विहार घर का क्या किया है? पक्षी घर का निर्माण किया गया है। कहां पे? हमारे छत्तीसगढ़ के परसदा रायपुर में। ठीक है, अगर इसकी संरचना को अगर देखें, इस घर की संरचना को देखें, तो इसकी ऊंचाई आप लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है? वैसे तो अगर देखें सभी को, अगर देखें तो हाइट की अगर देखें तो सभी अगर कुल देखें तो 60 फीट है। कितना है? 60 फीट है। लेकिन मुख्य जो घर बना हुआ है, मुख्य जो घर बना हुआ है उसको अगर देखें तो 45 फीट का है। कितना है? 45 फीट का है। ठीक है, जो कि है अष्टकोणीय। कौन सा है? अष्टकोणीय आकार का घर है। ठीक है, इसमें कितने घोंसले का निर्माण किया गया है? 768 घोंसले। कितने? 768 घोंसले का निर्माण किया गया है। इसमें पक्षियों की क्षमता कितनी हो सकती है? क्षमता से अगर प्रश्न पूछे तो इसमें याद रखना है 1500 से 2000 पक्षियों की क्या है? क्षमता है जी इस घर में। ठीक, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? द्वारा तो आप लोगों को पता हो गया, लेकिन निर्माण किसने किया है? निर्माणकर्ता अलग है और निर्माण करवाने वाला अलग है। ठीक है, तो निर्माण किसके द्वारा हुआ है? निर्माण की अगर बात की जाए तो गुजरात का, इसका गुजरात में एक स्थल है सिरपुर, और सिरपुर के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये क्या किया गया है? ये घर का निर्माण किया गया है। कहां का? गुजरात राज्य का, गुजरात राज्य के सिरपुर, सिरपुर के विशेषज्ञों द्वारा क्या किया गया है? ये पक्षी घर का निर्माण किया गया है जी। ठीक है, अगर इसमें खर्च की बात की जाए, इसमें लागत की बात की जाए, खर्च की बात की जाए, तो इसमें कितना खर्च आया है जी? 10 लाख का। कितने का? 10 लाख का खर्च हुआ है इस घर बनाने में। ठीक है, ये क्या था? ये था हमारे छत्तीसगढ़ में जो
पक्षी घर बना है, ये इनके संदर्भ में जितने भी फैक्ट हैं इसको मैं बता दिया हूं। इनके फैक्ट से अगर घूम फिर कर कहीं भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसको बता सकते हैं साथियों, ठीक है। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। बस्तर पडुम 2025 कला एवं संस्कृति का महोत्सव कितने चरणों में आयोजित किया जा रहा है? देखिए, बस्तर पडुम की बात की जाए तो बस्तर पडुम 2025 क्या है जी? ये एक महोत्सव है जो कि कला संस्कृति को क्या किया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। ये जो आयोजन है इनसे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा? इसका आयोजन कहां पर कराया जा रहा है, स्थल से पूछ लिया जाएगा। तो इसका स्थल अगर देखें, क्या देखें स्थल से, तो स्थल का आप लोगों को याद रखना है बस्तर संभाग। पूरे बस्तर संभाग में क्या किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है। तिथि अगर पूछ ले किस तिथि में आयोजन किया जा रहा है, तो तिथि आपको याद रखना है 12 मार्च से 3 अप्रैल तक। कब से कब तक? 12 मार्च से 3 अप्रैल तक। 3 अप्रैल तक क्या किया जाएगा? बस्तर पैडुम का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। जो कि 3 चरणों में किया जाएगा। भाई इतना लंबा है तो एक ही चरण में थोड़ा होगा। इसका चरण अगर देखें तो 3 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण कब होगा? 3 चरण है। कितने चरण है? 3 चरण है, जिसमें से पहला चरण की अगर बात की जाए तो पहला चरण आपको देखने को क्या मिलेगा? जनपद, जनपद स्तर पर देखने को मिलेगा, जनपद स्तर पर। दूसरा आपको कौन से स्तर पे देखने को मिलेगा? दूसरा देखने को मिलेगा जिला स्तर पे, जिला स्तर पे। तीसरा आपको देखने को मिलेगा संभाग स्तर पे, संभाग स्तर पे, ठीक है। जिसमें से जिला जनपद स्तर की बात की जाए तो जनपद स्तर की तिथि आपको नजर आना है कौन सा? 12 मार्च से लेकर 20 मार्च तक। कब से कब तक? 12 मार्च से 20 मार्च तक आयोजन किया जाएगा। वही जिला स्तर की बात की जाए तो जिला स्तर पे 21 मार्च से 21 मार्च से लेकर 23 मार्च तक आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? 21 मार्च से 23 मार्च तक जिला स्तर पे आयोजित होगा बस्तर पड़ू। बस्तर संभाग स्तर पे, संभाग स्तर पे 1 मार्च से, सॉरी 1 मार्च बोल रहा हूं, 1 मार्च से 1 अप्रैल से, कब से? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक, 3 अप्रैल तक क्या किया जाएगा? इसका बस्तर पड़ूम का क्या किया जाएगा? संभाग स्तर पे आयोजन किया जाएगा, ठीक है। जिसमें पुरस्कार भी क्या किया गया है? पुरस्कार राशि भी बता दिया गया है। तो पुरस्कार राशि से भी प्रश्न पूछे, पुरस्कार राशि से भी प्रश्न पूछे तो आप लोगों को बता देना चाहिए कि पुरस्कार राशि क्या है। तो पुरस्कार राशि क्या है जी? देखते हैं कि पुरस्कार राशि क्या है। प्रथम पुरस्कार पाने वाला है, द्वितीय पुरस्कार पाने वाला है, तृतीय पुरस्कार पाने वाले हैं। इसका क्या है पुरस्कार राशि? आप लोगों को देख लीजिए, 50,000 है प्रथम पुरस्कार, ठीक है। जो कि प्रथम आएगा उसको 50,000 मिलेगा, दूसरे स्थान पर आएगा उसे 30,000 मिलेगा, वही तीसरे स्थान पर आएगा उसे 20,000 प्राप्त होंगे। ये क्या है? बस्तर कुडुम महोत्सव है जी, जो कि 2025 में आयोजित हो रहा है। कब से कब तक? 12 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक। ये है बस्तर कुडुम के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है। ये है साथियों। इसके अलावा और भी क्या फैक्ट याद रख सकते हैं? इसके अलावा हम लोग याद कर सकते हैं, हो तो गया, और क्या याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। बस्तर कुडुम का आयोजन कितने चरणों में किया जा रहा है? तो बस्तर कुडुम का आयोजन कितने चरणों में किया जा रहा है? 3 चरणों में। कितने चरणों में? 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है जी। देखिए ये जो लोगो दिख रहा है आपको, ये क्या है? बस्तर कुडुम है, ठीक है, उसका लोगो है महोत्सव का। अगला बढ़ते हैं। बस्तर कुडुम 2025 कला संस्कृति महोत्सव का आयोजन तिथि है। तो आयोजन तिथि अभी हम लोग देखे सर कि 12 मार्च से 3 अप्रैल तो आप बता दिए हैं सर। कब से कब तक बता दिए हैं? 12 मार्च, सॉरी 12 मार्च से, कब से? 12 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आपने हमें बता दिया है सर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12 मार्च से
3 अप्रैल बिल्कुल सही होगा सर। ठीक है साथियों, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, बस्तर पूर्णिम 2025 में प्रथम पुरस्कार राशि है, प्रथम पुरस्कार राशि है कितना? 50,000 प्रथम पुरस्कार राशि है। द्वितीय पुरस्कार राशि है कितना? 30,000। तृतीय पुरस्कार राशि है कितना? 20,000। ठीक, इतना आपको भली भांति पता चल गया। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर बस्तर पूर्णिम 2025 में कुल विद्याएं थी। अच्छा, विद्याएं को हम लोग छोड़ दिए सर। विद्याएं क्या है? प्रतियोगिता है। क्या है? प्रतियोगिता है। तो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर पूर्णिम 2025 का आयोजन किया जा रहा है उसमें कितने विद्याएं हैं साथियों? तो विद्याएं की बात की जाए तो इसमें विद्याएं आपको देखने को मिल जाएगा 7। कितने विद्याएं? 7 विद्याएं देखने को मिल जाएगा। ये जो 7 विद्याएं हैं ये कौन कौन सा विद्या है ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो जनजाति ही है। क्या है? जनजाति, नृत्य, व्यंजन। अब मैं बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि जनजातीय नृत्य सिर्फ जनजातीय नृत्य ही नहीं है, जनजातीय गीत भी है। कौन सा है? जनजातीय। व्यंजन को तो लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, जनजातीय, जनजातीय नृत्य हो गया। और हो गया कौन सा? जनजातीय वेशभूषा, वेशभूषा पहनावा है ना, कपड़ा। जनजातीय गीत, उसके अलावा और क्या है साथियों? उसके अलावा नृत्य है, वेशभूषा है, गीत है, नाट्य है, वाद्य यंत्र है। क्या है? नाट्य है, नाट्य है, वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें नंबर का क्वेश्चन याद रखना है। तो छठवें नंबर में याद रखना है कौन सा? चित्रकारी। क्या याद रखना है? शिल्प व चित्रकारी, शिल्प व चित्रकारी। इसके अलावा सातवां और अंतिम क्या याद रखना है? पेय पदार्थ। क्या याद रखना है? पेय पदार्थ, पेय पदार्थ। अब पेय पदार्थ कहने का मतलब है क्या? व्यंजन उंजन वही सब आएगा। ठीक है, क्या आएगा? व्यंजन, पेय पदार्थ, यही सब है। ठीक है, व्यंजन में पेय पदार्थ हो या भी कुछ भी हो, ये सब है। ठीक, ये है क्या? 7 विद्याएं। तो कुल कितने विद्याएं हैं साथियों? 7 विद्याएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के किस नेशनल पार्क को यूनेस्को ने अस्थायी धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ए ऑप्शन है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, बी ऑप्शन है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, सी ऑप्शन है इंद्रवती नेशनल पार्क, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसे यूनेस्को ने अस्थायी रूप से क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो वो कौन सा है साथियों? इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, कौन सा है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क है। इस कांगेर घाटी नेशनल पार्क को यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेटेटिव टेटेटिव लिस्ट में क्या किया है? शामिल किया गया है। क्या किया गया है? अस्थायी धरोहर सूची में शामिल किया है। भारत में अस्थायी, भारत में अगर देखें तो भारत में कितने अस्थायी, अस्थायी धरोहर में 6 धरोहर को क्या किया गया है? 6 धरोहर को अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। जिससे इसी 6 में से, इस 6 में से हमारा छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्क है जो कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क है। कौन सा है? कांगेर, कौन सा है जी? कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, इसे भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे छत्तीसगढ़ के कॉन्ट्रीब्यूट से, क्योंकि ये जैव विविधता के दृष्टिकोण से यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य अगर देखें तो पहाड़ी मैना, कई दुर्लभ जीव जंतु को देखने को मिलता है, उड़न गिलहरी, कुटुमसर गुफा तो यही है जहां पे अंधी मछलियां देखने को मिलेगा। कुटुमसर एक ही गुफा नहीं है, कुटुमसर के साथ ही साथ 16 और भी चूने के जो गुफाएं हैं उसको भी शामिल किया गया है, जिसमें से क्या है जी? जिसमें से
अंतिम मछलियां रहती हैं, उड़न गिलहरी रहते हैं, रिसर्च बंदर देखने को मिलता है। ये है हमारे छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी नेशनल पार्क की जैव विविधता की विशेषताएं। ठीक है, इसे हमें याद रखना है। तो ये है छत्तीसगढ़ के किस नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा अस्थायी धरोहर रूप में शामिल किया गया है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ए है विनोद कुमार शुक्ल को, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा को, डॉक्टर अभिलाषा बुहार को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे दिया गया है इसके संदर्भ में पूछा गया है। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसे इस वर्ष में दिया गया है, तो 2025 में दिया गया है। कब दिया गया है? 2025 में दिया गया है। 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। हिंदी के जाने माने कवि, हिंदी के जाने माने कवि विनोद कुमार शुक्ल को, किसे? विनोद कुमार शुक्ल को, कुमार शुक्ल को, श्री विनोद कुमार शुक्ल को क्या किया गया है जी? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहासकार में से, साहित्यकार में से, सॉरी, साहित्यकार में से पहला साहित्यकार है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये है, इसके बारे में याद रखना है। इसके बारे में और क्या याद रखना है? ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि की अगर बात की जाए तो राशि कितनी है जी? कोई लड़की का नाम नहीं है, ये पैसा है, पुरस्कार राशि है। तो 11 लाख दिया जाता है। कितना? 11 लाख दिया जाता है। साथ ही साथ और क्या दिया जाता है? सरस्वती मैया की, क्या है? सरस्वती मैया की कांस्य प्रतिमा दिया जाता है। क्या जाता है? सरस्वती मैया की कांस्य, कांस्य मतलब कांसे का। ठीक है, सरस्वती मैया की क्या दिया जाता है? कांस्य, कांस्य प्रतिमा दिया गया है। 11 लाख के अलावा सरस्वती मैया की कांस्य प्रतिमा किसको दी गई है? श्री विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार में से एक है जी। अब साहित्यकार हैं, इनकी कोई ना कोई पुस्तक तो होगी जिसे इसको पुरस्कार मिला है। अब पुरस्कार चर्चा के विषय इस वजह से इनकी जो रचनाएं हैं उनसे भी प्रश्न बनेगा भाई, है ना। तो इनकी रचनाएं अगर देख ले क्या, तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। क्योंकि ये चर्चा का विषय है, इस वजह से इनकी जो रचनाएं है, प्रमुख रचनाएं है, उसको भी देखना बहुत ही आवश्यक है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। तो नौकर की कमीज है, क्या है? नौकर की कमीज है, नौकर की कमीज पहला, जो महत्वपूर्ण है उसको मैं बता रहा हूं। दूसरा कौन सा है? एक छुपी जगह, कौन सा है? एक छुपी जगह, जगह। तीसरा कौन सा है? खिलेगा तो दिखेगे, खिलेगा, खिलेगा तो दिखेगा। ये है जी, तीन महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिए। एक और याद रख लीजिए, वो है कौन सा? दीवार में एक खिड़की रहती थी। कौन सी? दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक है, चौथा याद रख लीजिए, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुए हैं? विनोद कुमार शुक्ल को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जितने भी उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको मैं आप लोगों को बता दिया जी। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देश का दूसरा सेमी कंडक्टर प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ए ऑप्शन है इंदौर में, बी ऑप्शन है भोपाल में,
और सी ऑप्शन है रायपुर, डी ऑप्शन है कौन सा, बिलासपुर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है रायपुर है। क्या है, रायपुर है। रायपुर में 11 अप्रैल से, कब से, 11 अप्रैल से क्या किया जाएगा, सेमी कंडक्टर प्लांट की शुभ आरंभ किया जाएगा। कितने लागत में यह बनेगा, शुभारंभ, आरंभ, आरंभ हो गया। लागत की बात की जाए तो इसमें कितना लागत लगेगा, तो इसके लिए 1100 करोड़ लगेगा। कितना, 1100 करोड़ लगेगा। ये जो सेमीकंडक्टर है, ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट है, यह देश का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा। क्या होगा, देश का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है जी। क्या है, देश का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है। ठीक, जो कि कहां स्थापित किया जा रहा है, नवा रायपुर में। कहां पे, नवा रायपुर में, नवा रायपुर में, किस स्थल पे, नवा रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, एडवेंचर जोन और पर्यटन परिपथ का उद्घाटन किस स्थान पर लोकार्पण किया गया है। एडवेंचर जोन पूछ रहा है, ठीक है, साथ ही साथ पर्यटन परिपथ का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो एडवेंचर जोन और पर्यटन परिपथ का उद्घाटन देख लेते हैं। तो इसका लोकार्पण किसने किया है, श्री विष्णुदेव साय ने, श्री विष्णु देव साय ने। कहां पे किया गया है, तो कहां पे किया गया है, जशपुर में। कहां पे, जशपुर में किया गया है। जशपुर के कहा, कुनकुरी में, कुनकुरी में किया गया है। ठीक है, एडवेंचर जोन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। लेकिन पर्यटन परिपथ का उद्घाटन की अगर बात की जाए तो परिपथ उद्घाटन यहां पे आपको देखने को मिलेगा, तीन परिपथ का उद्घाटन करेगा। वो तीन परिपथ कौन कौन से हैं, ये आप लोगों को भी प्रश्न पूछ सकता है। तो वो कौन तीन परिपथ हैं, इसके अगर देखे तो पर्यटन परिपथ अगर देखे तो वो तीन परिपथ कौन कौन से हैं, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला हम लोगों को देखने को मिलेगा कौन सा, तो पहला देखने को मिलेगा सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक सांस्कृतिक रूप से देखने को मिलेगा, सांस्कृतिक रूप से। अब सांस्कृतिक है, क्या है, सांस्कृतिक है। तो सांस्कृतिक है तो यहाँ पे कोई ना कोई जो विशेष सांस्कृतिक वाला जो स्थल है जशपुर में, उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, पर्यटन का उद्घाटन किया जाएगा, पर्यटन परिपथ का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे कि मधेश्वर पहाड़ अभी चर्चा का विषय है जी, सभी जानते हैं उसको, मधेश्वर पहाड़ को, मधेश्वर पहाड़ को सभी जानते हैं, अभी चर्चा का विषय बना है। ये विश्व का प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं पर मिलता है तो वो मधेश्वर पहाड़ में मिलता है। ठीक, इसके अलावा कैलाश गुफा, कैलाश गुफा कहाँ पे है, कैलाश गुफा है हमारे छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में। तो पहला कौन सा, सांस्कृतिक परिपथ देखने को मिल गया। दूसरा परिपथ कौन सा, तो दूसरा देखने को मिलेगा वन्य जीव वाला, प्राकृतिक या वन्य जीव देख लेते हैं। तो वन्य जीव, तो वन्य जीव परिपथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कौन कौन सा देखने को मिलेगा जी, बादल खोल अभ्यारण्य। कौन सा, बादल खोल अभ्यारण्य, बादल खोल अभ्यारण्य। इसमें क्या किया गया, परिपथ बनाया जाएगा, उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, वन्य जीव, एक वाटरफॉल है यहाँ पे, एक वाटरफॉल है जिसका क्या नाम है, मकरभंजा। क्या नाम है, मकरभंजा, मकरभंजा वाटरफॉल। मकरभंजा वाटरफॉल में भी क्या किया जाएगा, परिपथ का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तीसरा कौन सा है जी, तो तीसरा है साहित्यिक पर्यटन। कौन सा, साहित्य, साहसिक पर्यटन। कौन सा, साहसिक पर्यटन की परिपथ की क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है, जिसमें से आपको कैंपिंग के लिए विशेष
स्थान दिया जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग दिया जाएगा वहां पे, क्लाइंबिंग किया जाएगा वहां पे, कहां पे, शैक्षिक पर्यटन में किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल गया साथियों। इसे किसी प्रकार का घुमा फिरा कर अगर प्रश्न पूछे तो आप लोग बना सकते हैं, ऐसा मैं आशा करता हूं, ठीक है। तो चलिए, कहां पे एडवेंचर जोन और पर्यटन परिपथ का स्थापना किया गया है, उद्घाटन किया गया है, लोकार्पण किया गया है, तो किस स्थल पे किया गया है जी? जशपुर जिले में, ठीक है, कहां पे? जशपुर जिले में, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर टीबी मुक्त अभियान में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है क्या? द्वितीय स्थान है क्या? तृतीय स्थान है क्या? चतुर्थ स्थान है क्या? तो टीबी मुक्त अभियान में छत्तीसगढ़ का हमारे देश में प्रथम स्थान है जी। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ये जो छत्तीसगढ़ में जो टीबी मुक्त अभियान चला है, टीबी मुक्त अभियान चला है, इसमें से हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर भोरम देव महोत्सव की तिथि है, अब हम लोग पहले बता दिया था, मैं थोड़ा सा कहानी बताऊंगा सर इसके लिए करके, भोरम देव महोत्सव के बारे में मैं बताऊंगा करके, है ना। तो ऐसे विद्यार्थी जो अंतिम तक बने हैं उसको यह डिजर्व करेगा कि ये कहानी सुने, ठीक है। क्योंकि भोरम देव महोत्सव तो मैं भी गया था। आप लोगों को क्लास लेने के बाद 8 बजे आप लोगों को क्लास हो जाता है ना। तो 8 बजे आप लोगों को क्लास लेने के बाद खाना पीना खाने के बाद यहाँ से हम लोग दोस्तों के साथ भोरम देव महोत्सव में गए। हम लोग पहुंचे वहां पे 9 बजे। अब 9 बजे पहुंचे तो 9-10 बजे वहां पे क्या था, कार्यक्रम चल रहा था जी। रघुवंशी आए थे, हंसराज रघुवंशी जी आए थे। वहां पे उनका भजन कीर्तन चल रहा था बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। हम भी उस भजन कीर्तन में थोड़ा सा आनंद लिए, है ना। आनंद लेने के बाद हम लोग ज्यादा देर तो रुके नहीं, सिर्फ हम लोग माहौल देखने के लिए गए थे वहां पे, है ना। थोड़ा बहुत फोटो वोटो खींच लें, उसके बाद कंटेंट कलेक्ट कर ले, उसके बाद चले जाए, ऐसा करके, है ना। तो वहां पे हम लोग खींचने के बाद वापसी आ जाते हैं। और वापसी आते हैं, जहां पास हम लोग खड़े थे, जहां पास हम लोग गौरम देव महोत्सव में खड़े थे, जहां से हम लोग हंसराज रघुवंशी जी का गाना का लुत्फ उठा रहे थे, वहीं पास कुर्सी तोड़ा गया था। हम लोगों के आने के बाद वहां पे क्या किया गया है, कुर्सी तोड़ किया गया है। बहुत सारे कुर्सी तोड़े गए हैं, करीबन करीबन 150 से 200 कुर्सी वहां पे टूटे गए थे। तो वहां पे जो कुर्सी तोड़ व्यक्ति थे, कुर्सी तोड़ जो व्यक्ति थे वहां पे, उन लोगों को व्यक्ति को हम लोग कब पता चला? 2 दिन के बाद, जब यहाँ पे पुलिस विभाग के द्वारा मुंडन करने के बाद, थोड़ा सा मुंडन करने के बाद, है ना, उन लोगों को सभी को कवर्धा में जुलूस निकाला। तो हम लोग जब जुलूस को देखे तो थोड़ा सा दंग हो गए कि किस प्रकार का जुलूस है सर, इस प्रकार से जुलूस कैसा हो गया। तो हमें पता चला कि हम लोगों के आने के बाद, भोरम देव महोत्सव के आने के बाद यहाँ पे मोए मोए हुआ है सर। जी हाँ साथियों, अप्रैल फूल आया है, 1 अप्रैल आया नहीं, अप्रैल फूल बना दिया यहाँ पे। सभी का मुंडन, जो बाल है उसको आधा आधा काटने के बाद जो कुर्सी तोड़े गए थे, कुर्सी चुराए गए थे, उन सभी कुर्सी तोड़ोबाज को क्या किया गया है, कवर्धा में रैली घुमाया गया था। उसके बाद हमें पता चला है, ठीक है। तो अगर कहीं पास अगर महोत्सव होता है, कहीं पास अगर महोत्सव हो जाए या भी कोई भी कार्यक्रम किया जाएगा तो सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि हमारे कबीरधाम पुलिस के द्वारा क्या किया गया है, मुंडन करके उसको क्या किया गया है, कवर्धा में जुलूस निकाल दिया गया है। ये थोड़ा सोचने वाला भी बात है, क्योंकि दंड तो दे दिया था ना, दंड दे दिया था, उसको अतिरिक्त दंड क्यों दे, है ना, अतिरिक्त दंड भी क्यों दे, थोड़ा सा उनको भी सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि एकदम शर्मिंदगा महसूस करेगा, अगर कोई गलत कदम उठा लेगा तो फिर कौन इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, प्रशासन लेगा क्या, है ना। तो इसको भी सोचने की बात है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग कहानी को छोड़ते हैं, यहीं पास हम लोग भोरम देव महोत्सव की बात करते हैं, ठीक है। भोरम देव महोत्सव की बात करते हैं। ये जो भोरम देव महोत्सव है, इसमें हम लोग, ये है कौन सा जी, हंसराज रघुवंशी जी है। कौन सा है? हंसराज रघुवंशी जी हैं। इनका गाना कौन नहीं सुनता जी। कैलाश के वादियों में बहुत सारे ऐसे गाने ये इन्होंने बनाए हैं जी, है ना। तो भोरम देव महोत्सव कहाँ पे होता है? तो भोरम देव महोत्सव होता है कबीरधाम जिले में। थोड़ा सा भोरम देव महोत्सव के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो भोरम देव का महोत्सव कब होता है? भोरम देव महोत्सव
तो भोरम देव महोत्सव 2025 को जो हुआ है, कब हुआ है? 2025 को हुआ है। ये कौन से क्रम का है? पहला क्रम पूछे तो क्रम कौन सा है? 29वें क्रम का है। कौन सा है? 29वें क्रम का है जी। ठीक है, जो कि कब आयोजित किया जाता है? आयोजन आयोजन कब होता है? कब हो जाता है? तो चैत्र पक्ष के पक्ष के चैत्र पक्ष के कृष्ण चैत्र माह के चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में कृष्ण पक्ष के 13वें दिन चैत्र पक्ष के चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन क्या किया जाता है? भोरम देव महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जो कि कबीरधाम जिले में किया जाता है। किस जिले की बात की जाए, किस स्थान की अगर बात की जाए तो स्थान है कंवर्धा में। कंवर्धा में भोरम देव है ना, भोरम देव मंदिर में भोरम देव मंदिर में भोरम देव में भोरम देव मंदिर में। और ये जो भोरम देव मंदिर है ये कहाँ पे है? कंवर्धा में है। कहाँ पे है? कंवर्धा है। जिला कौन सा हो गया है? जिला है कबीरधाम। कौन सा है? कबीरधाम है, क्योंकि जिले का नाम परिवर्तन हो चुका है इस वजह से। ठीक है, ये हो गया सर। कितने दिन का यह महोत्सव था? तो 2 दिन का था। कितने दिवसीय प्रोग्राम था? तो 2 दिवसीय था जी। कितने दिन का था? 2 दिन का था। 2 दिन का था, इस वजह से पहला दिन उद्घाटन कब होगा? 26 मार्च को होगा। तो इसके तिथि अगर देखे, क्या देखे? इसकी अगर तिथि देखे तो किस तिथि में यह आयोजित किया गया था? तो तिथि है कौन सा? 26 मार्च से 27 मार्च। 27 मार्च। ठीक है, तो शुभारंभ 26 मार्च, समापन 27 मार्च। इसका उद्घाटन शुभारंभ कब हुआ है जी? 26 मार्च को श्री विजय शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, समापन विष्णुदेव साय जी के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा समापन किया जाएगा। ठीक है, यह था भोरम देव के महोत्सव, जिसमें से बहुत सारे लोकगीत हुए हैं जी, कथक नृत्य भी हुआ है, जिसमें से कथक नृत्य में बहुत सारे भाग लिए थे, पार्टिसिपेट लिए थे। इनमें से जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इनमें से जो पुरस्कार हुआ है वो, इसका नाम कौन सा है जी? कुमारी इशिका गिरी है। कथक नृत्य में पुरस्कार मिला है। कथक नृत्य में पुरस्कार मिला है किसे? इशिका गिरी को। किसे मिला है? इशिका गिरी को। ये जो इशिका गिरी है ये कहाँ की थी? ये है रायपुर के। कहाँ के हैं? रायपुर के हैं। बचपन से ही क्या किया है? ये कथक नृत्य किया जाता है, और अन्य अन्य जगहों में, अन्य जो सम्मेलन होते हैं, महोत्सव होते हैं, वहां पे ये जाकर के आप पा जाते हैं। ये कथक नृत्य में बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इनको प्राप्त है जी। पहला दिन आया था कौन जी? बांसुरी वादक भी आया था, गीतिका बांसुरीली, ये आए थे। इसके अलावा बैगन नृत्य भी किया गया है, बसंत भाई और उनके साथियों के द्वारा किया गया है साथियों। साथ ही साथ स्कूली बच्चे के द्वारा भी प्रस्तुति दिया गया है, सांस्कृतिक प्रस्तुति दिया गया है। रात्रि में कौन आया था? तो रात्रि में आया था अनुराग शर्मा। कौन आए थे जी? अनुराग शर्मा आए थे। और अनुराग शर्मा के बाद कौन आया था जी? तो अनुराग शर्मा के बाद आए थे हंसराज रघुवंशी, जिसके बारे में हम लोग कथा आप लोगों को सुना दिए कि किस प्रकार का वारदात हुआ है जी। ठीक है, मोए मोए हो गया है। ठीक है, क्योंकि जहां पास हम लोग खड़े थे वहीं पास वो सब तोड़ फोड़ हुआ है साथियों, इस वजह से। ठीक है, दूसरे दिन क्या हुआ था? तो दूसरे दिन भी क्या हुआ था? सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें से अनुज शर्मा जी वहां पे गए थे और प्रस्तुति दिए हैं। उनके अलावा बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीत गाए गए हैं, गायक वहां पे पहुंचे गए थे। ठीक है, ये था भोरम देव महोत्सव। तो चलिए, भोरम देव महोत्सव से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उसको मैं आप लोगों को बता दिया। ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या और देख सकते हैं साथियों भोरम देव महोत्सव के बारे में, कि कौन से क्रम का था, है ना? तो पहले इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। भोरम देव महोत्सव की तिथि क्या है? तो भोरम देव तिथि का आयोजन कब से कब किया गया है? तो 26 मार्च से 27 मार्च तक भोरम देव महोत्सव का आयोजन किया गया है। देखिए, भोरम देव महोत्सव का स्टेज कुछ इस प्रकार से सजा हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज था जी। बहुत सारे क्या गए थे? जनता वहां पे गए थे। जितने जनता वापसी होते थे उससे ज्यादा तो वहां पे आते थे जी। ठीक है, देखने के लिए।
ये है। चलिए, बोरमदेव महोत्सव कौन से क्रम का महोत्सव है? तो बोरमदेव जो महोत्सव है यह 29वें क्रम का है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किससे हरित ईंधन का उत्पादन किया जाएगा? ए ऑप्शन है रतन जोत से, बी ऑप्शन है पलारी से, सी ऑप्शन है कोयला से और डी ऑप्शन है तुलसी से। तो क्या उत्पादन किया जाएगा जी? हरित ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। किससे संभव है? क्या रतन जोत से, पलारी से, कोयला से, तुलसी से? जी हाँ, संभव तो है पलारी से। ये पलारी होता क्या है? ये पलारी होता क्या है? ये जो पलारी है ये धान की जो पौधे होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, जो सूखने के बाद जिसे हम लोग कहते हैं पैरा। क्या कहते हैं? पैरा। पैरा को ही क्या कहते हैं? पलारी कहते हैं। इसी पलारी से क्या किया जाएगा? हरित ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। किसके द्वारा ये किया जाएगा? तो जीपीएसआर, जीपीएसआर, आर्या आर्या प्रथा लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? जीपीएसआर, आर्या आर्या प्रथा आर्या प्रथा लिमिटेड के द्वारा। आर्या प्रथा लिमिटेड के द्वारा क्या किया जा रहा है? यहां पे कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। कौन सा? सीबीआर, कंप्रेस्ड बायोगैस। अरे आर बोल दिया, जी है ये गैस। ठीक, कंप्रेस्ड बायोगैस का क्या किया जाएगा? उत्पादन किया जाएगा। तो सीबीजी प्लांट का स्थापना कहां पे किया जा रहा है अगर पूछे तो कहां पे किया जा रहा है और किससे किया जा रहा है? ये है। तो किससे किया जाएगा? ईंधन का उत्पादन किया जाएगा पलारी से। ठीक है, जो कि लाभ पहुंचेगा सीधा सीधा किसानों को, अतिरिक्त आमदनी होगा, प्रदूषण में कमी होगा। अब पलारी है, पैरा को आग लगा देते हैं। हाँ, आग लगाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है, उससे बचत होगी। ठीक है, जिसको राज्य सरकार ने समर्थन दे दिया है जी। नई औद्योगिक नीति के तहत हरित ऊर्जा का प्रोत्साहन किया जाएगा। ये है क्या? ये है छत्तीसगढ़ में हरित ईंधन का उत्पादन। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसके अलावा और क्या सर? इसके अलावा और कि यहाँ पे कौन यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है हरित ईंधन उत्पादन का? तो यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है जीपीएसआर, आर्य प्रथा लिमिटेड। ठीक है, ये नवीनतम लिमिटेड है, नवीनतम क्या है जी? कंपनी है। ठीक है, प्रकृति परीक्षण में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो प्रकृति परीक्षण में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? ए ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है तृतीय, डी ऑप्शन है चतुर्थ। तो प्रकृति परीक्षण में छत्तीसगढ़ का तीसरे नंबर में स्थान है। जो अभी मुंबई में कार्यक्रम चलाए गए हैं, परीक्षण किया गया है, कहां पे, किस स्थल पे? तो स्थल है कहां पे? मुंबई। मुंबई, इस मुंबई में क्या किया है? कार्यक्रम चलाए गए हैं, प्रकृति परीक्षण का डाटा उठाए गए हैं, अभियान किया गया है, जिसमें से यह पता चला है कि ये जो छत्तीसगढ़ का जो प्रकृति परीक्षण है इसमें तीसरे नंबर का स्थान है। कौन सा? तीसरे नंबर का स्थान मिला है। स्थान कौन सा मिला है? तो तीसरे नंबर का स्थान मिला है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, सी है, तृतीय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का शुभारंभ तिथि है। आप देखिए भाई, ये जो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का शुभारंभ, अगर इसका इतिहास भी देखे, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की अगर बात की जाए तो इसका शुभारंभ पहले से हो चुका था। श्री मुख्यमंत्री जब उस समय थे कौन? रमन सिंह। थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इसका शुभारंभ किया गया था 2012 में। कब किया गया था? 2012 में शुभारंभ किया गया था। कब? 2012 में शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो द्वारा था कौन? तो द्वारा था रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा, तीर्थ योजना का, है ना, जिसका समापन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। बंद कब कर दिया गया था? तो बंद कर दिया गया था 2019 को, जिसका पुनः पुनः शुभारंभ होगा, पुनः शुभ आरंभ होगा, शुभ
आरंभ होगा। क्या होगा? शुभ आरंभ होगा। अब पुनः शुभ आरंभ कब होगा? तो पुनः शुभ आरंभ होगा कब? कब होगा? 27 मार्च 2025 को होगा। कब होगा? 27 मार्च 2025 को होगा, जिसमें ये बताया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि ये जो पहली यात्रा की जाएगी, क्या किया जाएगा? पहली यात्रा की जाएगी। ये जो तीर्थ की यात्रा है, इसमें जो यात्रा की जाएगी उसमें से रायपुर से क्या किया जाएगा? रायपुर और उसके आसपास क्षेत्र से तीर्थ जो घूमने जाएंगे उसको लेकर जाएगा, जिसमें से श्रद्धालुओं की संख्या पूछ ली गई है। तो श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है? 780। कितना है? 780 है जी। ठीक है, जिसमें से कहां से कहा जाएगा? रायपुर से। वैसे तो 17 स्थल है। कितना है? 17 स्थल है। 17 तीर्थ स्थल है, जिसको क्या किया जाएगा? 17 बोल रहा हूं या 17 है, या 17 है या 19 है साथियों? कितना है? 19 स्थल। कितने स्थल है जी? तो तीर्थ स्थल की बात की जाए तो 19 स्थल, 19 स्थल घूमे जाएंगे, घुमाया जाएगा, जिसमें से रायपुर से लेकर जाएंगे, बलौदा बाजार से लेकर जाएंगे। कहां से? रायपुर और बलौदा बाजार से। बलौदा बाजार से लेकर जाएंगे। कहां से? रायपुर से और बलौदा बाजार से जाएंगे। इस योजना के तहत क्या क्या दिया जाएगा? निःशुल्क में तीर्थ जो घूमने जाएंगे उसको यात्रा सुविधा दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, उसको रुकने के लिए, ठहराव के लिए दिया जाएगा, साथ ही साथ सुरक्षा किया जाएगा, उनके सुरक्षा किया जाएगा। तो इतना बजट कर रहा है तो इसके लिए कोई ना कोई बजट तो होगा। जी हाँ, इसके लिए बजट का प्रावधान रखा गया है। कितने? 15 करोड़। कितना? 15 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है जी। ठीक है, ये कहां कहां पे घुमाने लेकर जाएंगे? तो तिरुपति, मदुरई, तिरुपति लेकर जाएंगे, मदुरई लेकर जाएंगे, रामेश्वर लेकर जाएंगे। ठीक है, ये है जी क्या? ये है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इनसे संबंधित कितने भी प्रश्न पूछे, घुमा फिरा कर पूछे, बता लोगे, ऐसा मैं आशा कर रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? मुख्यमंत्री तीर्थ योजना दर्शन का शुभारंभ कब से किया जा रहा है? 27 मार्च से किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 27 मार्च, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम गुरु घासीदास धाम के नाम से जाना जाएगा? तो छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जिसे गुरु घासीदास धाम के नाम से जाना जाएगा? ए ऑप्शन कंवरधा, बी ऑप्शन मुंगेली, सी ऑप्शन बेमेतरा, डी ऑप्शन बलौदा बाजार। तो संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी की अगर बात की जाए, जिसका जन्म स्थल की बात की जाए, तो जन्म स्थल है किसका? संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म स्थल है, आपको देखने को मिलेगा गिरौदपुरी धाम। कहां देखने को मिलेगा? गिरौदपुरी धाम देखने को मिलेगा। और गिरौदपुरी धाम कहां पे है? गिरौदपुरी धाम। अब गिरौदपुरी धाम में क्या है जी? संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म स्थली है। और यह कहां पे है? यह है एक जिले में जिसका नाम है बलौदा बाजार। इसी बलौदा बाजार का नाम परिवर्तन किया जाएगा, जिसका नाम रहेगा क्या? गुरु घासीदास धाम। ठीक है, ये है जी। संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी क्या थे जी? एक समाज सेवक थे, एक समाज सुधारक थे, जो कि सतनाम पंथ के क्या थे? संस्थापक थे। अब सतनाम पंथ के संस्थापक है तो यहाँ पे सतनामी समाज क्या होगा? यहाँ पे बहुत ही धार्मिक आस्था का केंद्र माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। इस वजह से यहाँ पे आस्था का केंद्र बन जाएगा सतनामी समाज का। तो सतनामी समाज का आस्था का केंद्र बनेगा, इस वजह से यहाँ पे क्या बनाया गया है? यहाँ पे बनाया गया है क्या जी? आस्था का प्रतीक चिन्ह जैत खाम। क्या बनाया गया है? जैत खाम। जैत खाम, ये जो जैत खाम है, यह कुतुब मीनार से भी अधिक हाइट में बनाया गया है। कुतुब मीनार का आपको हाइट देखने को मिलता है कितना? 72 मीटर। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का
कुतुब मीनार किसे कहा जाएगा? 77 मीटर में कहा जाएगा। किसे? जैद खान को कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि कुतुब मीनार से भी हाइट अधिक है किसकी? जैद खान की। इस वजह से छत्तीसगढ़ का कुतुब मीनार कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्थित है, गिरधपुरी धाम में स्थित है जैद खान, उसे क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का कुतुब मीनार कहा जाता है। तो चलिए भाई, छत्तीसगढ़ का धाम गिरधपुरी धाम आप लोगों को भूलने को नहीं मिलेगा कि गिरधपुरी धाम में स्थित है क्या? छत्तीसगढ़ का जन्म स्थली, जो कि समाज सुधारक थे। किसका जन्म स्थल? संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म स्थल। इस वजह से नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। आयोग पूछता है, पीएससी पूछता है, व्यापम पूछता है कि संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म स्थली कौन सा है। ये अगर प्रश्न पूछता है और पूछ ही गया है, पूछ चुका है, इस वजह से आप लोगों का क्या हो, भूलना नहीं है। इस वजह से क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ के जिले का नाम परिवर्तन कर दिया है। वो जिला है कौन सा? बलौदाबाजार। इस वजह से हमें याद रखना है कि संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी का क्या याद रखना है? थोड़ा सा परिचय याद रख लीजिए। ठीक है, क्या याद रख लीजिए? परिचय याद रख लीजिए। इनका जन्म कब हुआ है? तो कब हुआ है? 18 दिसंबर 1756। कब हुआ है? 18 दिसंबर 1756 को हुआ है। कब हुआ है? 1756 को हुआ है। किस स्थल में हुआ है जी? स्थल की बात की जाए तो गिरौदपुरी धाम। गिरौदपुरी धाम ये कहां पे है? बलौदा बाजार में है जी। कहां पे है? बलौदा बाजार में है। ठीक है, इनके पिता से भी प्रश्न पूछा गया है, तो इनका पिता का नाम क्या है? महंगू दास। क्या नाम है? महंगू दास। महंगू दास जी हैं। ठीक है, माता का क्या नाम है जी? माता से भी पूछेगा, पत्नी से भी पूछेगा, इसके पुत्र से भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इसका नाम देखते हैं। माता का क्या नाम है? तो माता का नाम है अमरौतीन बाई। क्या नाम है? अमरौतीन, अमरौतीन बाई। क्या नाम है? अमरौतीन बाई है। पत्नी का क्या नाम है जी? तो पत्नी का नाम है सफुरा बाई। क्या नाम है? सफुरा बाई। जब मैं व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा, छत्तीसगढ़ का प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा, तब इसको और भी अच्छे डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। ये चाहे पीएससी के प्री एग्जाम हो, चाहे व्यापम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे मेंस की एग्जाम हो, उसमें यह सीधे सीधे जवाब पूछ देता है कि इनका सवाल क्या है जी, कि संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी का ऐसा कहा जाता है कि अपनी पत्नी को पुनर्जीवित किया गया है, उस पत्नी का क्या नाम है जी? ऐसा प्रश्न पूछ ले, उसके बारे में आप लोगों को बताए जी, ऐसा करके पूछे तो क्या याद रखना है? सफरा बाई। कौन सा है? सफरा बाई है। इसके पुत्र का क्या नाम है जी? बालक दास है। क्या है? बालक दास। बालक दास जी हैं। ठीक, ये हो गए। ये क्या थे? ये एक समाज सुधारक थे। क्या था जी? एक समाज सुधारक था। क्या थे? इसका कार्य क्या था? कार्य क्या था? समाज सेवा था। समाज सेवा था। ये क्या थे? समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे। देखिए, अब प्रश्न पूछा गया था कि ये कौन से सदी के समाज सुधारक थे? कौन से सदी के समाज सुधारक थे? इस सदी का बताइए, कौन सा सदी का था, इसको मैं बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसको रखिए कि कौन से समाज सुधारक थे, कौन से सदी के समाज सुधारक थे संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी, बताइएगा। ठीक है, बताइएगा कौन से सदी के थे। प्रश्न पूछा गया था आयोग द्वारा, इस वजह से यह पूछ रहा हूं, क्योंकि इनका जन्म कब है? 18 दिसंबर 1756। मतलब ये कौन सा है? सदी कौन सा हो गया? 18वां सदी हो गया, 18वीं सदी हो गया, 18वीं सदी है। लेकिन इसका प्रश्न का आयोग क्या आंसर लेता है, कौन सा सदी का समाज सुधारक है, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इनसे और क्या प्रश्न पूछेगा? इनसे ही समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, सामाजिक चेतना के क्षेत्र में, न्याय क्षेत्र में क्या दिया जाता है? इसे सम्मान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है। और वो सम्मान क्या है जी? सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र व न्याय क्षेत्र में दिया जाता है। कब से सम्मान दिया जाता है? 2001 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? गुरु घासीदास सम्मान दिया जाता है। कब से? 2001 से। कौन सा सम्मान है? गुरु घासीदास, गुरु घासीदास सम्मान दिया जाता है।
ठीक, ये है जी। तो अतिरिक्त ज्ञान भी याद रखना है, ठीक। अच्छा, बहुत समय हो गया, 1 घंटा 4 मिनट हो गए, बहुत ज्यादा समय हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न की कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में रिसर्च पार्क की स्थापना किया? अच्छा, क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व नहीं किए हैं ना, अच्छा कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में रिसर्च पार्क की स्थापना किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में कहां पे रिसर्च पार्क की स्थापना किया जाएगा? ए ऑप्शन है दंतेवाड़ा, बी ऑप्शन है बस्तर, सी ऑप्शन है बिलासपुर, डी ऑप्शन है रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में रिसर्च पार्क की स्थापना किया जाएगा जी? ए ऑप्शन है दंतेवाड़ा, बी ऑप्शन है बस्तर, सी ऑप्शन है बिलासपुर, डी ऑप्शन है रायपुर। तो कहां पे रिसर्च पार्क की स्थापना किया जा रहा है? दंतेवाड़ा में रिसर्च पार्क की स्थापना किया जा रहा है। कहां पे? दंतेवाड़ा में। किसके द्वारा? तो यहाँ पे राज्य भी इंटरेस्टेड है और केंद्र सरकार भी इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे आईआईटी भिलाई, आईआईटी भिलाई प्लस दंतेवाड़ा जिला प्रशासन, दंतेवाड़ा दंतेवाड़ा जिला प्रशासन, इन दोनों के मध्य में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। क्या हुआ है? समझौता हुआ है। समझौता हुआ है जी, कि यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे रिसर्च पार्क का स्थापना किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे रोजगारों का क्या होगा? सृजन होगा। बहुत सारे रोजगार यहाँ पे मिले जाएंगे, युवाओं को रोजगार मिला जाएगा। और हमारे यहाँ पे भारत में छत्तीसगढ़ में क्या होगा? तकनीकी का बदलने पर जोर दिया जाएगा, विकसित होगा जी, टेक्नोलॉजी में अहम भूमिका अदा करेगा। ये है। तो यहाँ पे निवेश भी तो होगा, निवेश भी किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत मात्रा में, एक दो नहीं, पूरे पूरे 3700 करोड़ करोड़ रुपए क्या किया जाएगा? निवेश किया जाएगा। और निवेश करने के लिए इंटरेस्टेड कौन है? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या करेंगे? निवेश करेंगे जी। रोजगारों को क्या मिलेगा? अवसर प्रदान मिलेगा। ठीक है, उन्नयन उन्नयन होगा जी रोजगारों के लिए। ठीक है, कौन सी नीति? औद्योगिक नीति। हाँ, औद्योगिक नीति से प्रश्न पूछा गया था। औद्योगिक नीति से प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी औद्योगिक नीति चल रही है। तो अभी जो विजन चल रहा है, विजन 2047, कौन सा है? विजन 2047 है। इस विजन 2047 में औद्योगिक नीति आपको देखने को मिलेगा क्या? 2024 से लेकर 2030 तक। अभी जो औद्योगिक नीति चल रही हमारे यहाँ पे, वो कौन सा नीति है? औद्योगिक नीति कौन सा है? औद्योगिक नीति कौन सा है? औद्योगिक नीति कौन सा है जी? 2024 से 2030 तक। कब से कब तक? 2024 से 2030 तक क्या सा औद्योगिक नीति चल रही है? अभी वर्तमान में 2024 से 2030 तक औद्योगिक नीति हमारे छत्तीसगढ़ में चल रही है, जो कि विजन कौन सा है? विजन है 2047। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो फिर, जो कि है लास्ट प्रश्न। कौन सा है? जो कि है लास्ट प्रश्न। देखिए भाई, देश के किस राज्य को 33 सोलर विजन योजना की स्वीकृति मिली है? अब ये 33 सोलर विजन क्या है? ये जो 33 सोलर विजन क्या है, ये पहले हमें पता होना चाहिए जी। तो प्रधानमंत्री सोलर ऊर्जा के तहत सोलर घर, मुक्त घर स्थापित किया जाएगा, मुक्त बिजली यहां पे दिया जाएगा। 33 जिलों में 33 सोलर विजन स्थापना किया जाएगा। कितने? 33 जिलों में, 33 जिलों में 33 33 सोलर 33 सोलर विलेज, विलेज मतलब गांव, विलेज गांव है ना, विलेज की स्थापना किया जाएगा। 33 जिलों में 33 सोलर विलेज की स्थापना किया जाएगा जी, जिसमें से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या करेंगे? 33 करोड़ करोड़ रुपए लगाएंगे। राज्य प्लस केंद्र दोनों। ठीक, ये है जी। इससे क्या मिलेगा जी? इससे लाभ मिलेगा, 24 घंटा बिजली मिलेगा हमें। जी हाँ, इस योजना का जो संचालन है वो क्रेडा करेगा। संचालन कौन करेगा? संचालन करेगा क्रेडा। कौन करेगा? क्रेडा करेगा। ठीक है, ये जो बनेगा, ये किस मॉडल पे बनेगा? किस मॉडल पे बनेगा?
तो गुजरात में, कहां पे? गुजरात में मोढेरा है। कौन सा है? गुजरात की मोढेरा, गुजरात, गुजरात का मोढेरा, मोढेरा कहां का? गुजरात का मोढेरा, मोढेरा, गुजरात का मोढेरा, मोढेरा कहां का? गुजरात का मोढेरा। इस गुजरात के मोढेरा में क्या होगा? इस गुजरात के मोढेरा मॉडल पे ही आधारित होगा हमारे छत्तीसगढ़ में 33 विलेज जिले। ठीक है, देश में भी पहला गुजरात में बन गए हैं 33 विलेज जिले, है ना, वो बन चुका है। तो सोलर विलेज कहां पे बन चुका है? गुजरात में बन चुका है। कब बना है? ये देश का प्रथम प्रथम सोलर विलेज बन गए हैं। सोलर विलेज बन गए हैं। कब बना है जी? 2022 में। कब? 2022 में स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, जो कि यहाँ के अतिरिक्त बिजली की उत्पादन किया जाता है और इसी अतिरिक्त बिजली को बेचा जाता है जी। ये है क्या? छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में 33 विलेज, सोलर विलेज। ठीक है, ये है। तो आज लंबा क्लास भी हो गए, 1 घंटा 11 मिनट का। ठीक है, कोई बात नहीं जी, हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से ही पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों को मैं 25 क्वेश्चन कराया हूं, लेकिन इस 25 क्वेश्चन में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनेगा। एक क्वेश्चन को अगर देखें तो एक क्वेश्चन में आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 25 क्वेश्चन कराया हूं तो 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125 क्वेश्चन। तो मार्च मंथ में कितने प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दिया हूं, ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ठीक है, अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।